जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर पेपर कोड बीपीसीजी 172 युवा जेंडर एवं पहचान की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न रहेगा, आक्रामकता और हिंसा पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। उससे पहले अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं एग्जाम से 2-3 घंटे पहले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustan.com सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पेपर कोड टाइप करना है, BPCG 172। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो युवा जेंडर में पहचान आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको जो है परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आप लोग अपना जो है ईमेल चेक कर लीजिएगा, स्पैम फोल्डर, वहां पर आपको डाउनलोड की लिंक मिल जाती है। नहीं तो आप पेमेंट करेंगे, इसके बाद आपको डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट करेगा डाउनलोड की लिंक पर, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर व्हाट्सएप या फिर इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस हम अपने प्रश्नों की ओर। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था, आक्रामकता और हिंसा पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। आक्रामकता और हिंसा मानव व्यवहार के ऐसे पहलू हैं जिनका अध्ययन विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं परंतु भिन्न भी हैं। आक्रामकता एक मानसिक प्रवृत्ति या व्यवहारिक प्रतिक्रिया है, जबकि हिंसा आक्रामकता की एक अत्यंत रूप होती है। इसमें किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हानि पहुंचाई जाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो दोनों अवधारणाएं होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आक्रामकता क्या है, एक मानसिक प्रवृत्ति या व्यवहारिक प्रकृति है, जबकि हिंसा क्या है, हिंसा एक आक्रामकता का ही अत्यंत रूप है जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हानि पहुंचाई जाती है। इसमें कारण कौन कौन से, परिप्रेक्ष्य कौन से, सबसे पहला है इसमें जैविक परिप्रेक्ष्य यानी कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इस सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता मानव की जैविक प्रकृति में अंतर्निहित है। फ्रायड ने थैनेटोस या मृत्यु प्रेरणा की बात की जो आक्रामकता का मूल कारण है। लॉरेंज जैसे नृविज्ञानियों ने भी इसे एक अनुकूल व्यवहार बताया है जो जीवों को अस्तित्व के लिए संघर्ष में सक्षम बनाता है। यानी कि ये जो आक्रामकता है ये जैविक प्रकृति में अंतर्निहित है, यानी कि मनुष्य के साथ ही आता है। और ये जो है थैनेटोस या मृत्यु प्रेरणा की जो बात है वो आक्रामकता का मूल कारण है। और जो लोरेंज है ने नृविज्ञानियों ने भी इसी एक अनुकूल व्यवहार बताया है जो जीवों के अस्तित्व के संघर्ष में सक्षम बनाता है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इस दृष्टिकोण से आक्रामकता को व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया और संज्ञानात्मक कारकों से जोड़ा है। एल्बर्ट बैंडुरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार आक्रामक व्यवहार अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। बच्चे हिंसक मॉडल को देखकर वही व्यवहार सीखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो यह दृष्टिकोण आक्रामकता और हिंसा को सामाजिक संरचनाओं, असमानताओं और सांस्कृतिक मान्यताओं से जोड़ता है। कार्ल मार्क्स सिद्धांत के अनुसार हिंसा शोषण और वर्ग संघर्ष का परिणाम है, यानी कि हिंसा जो है वो शोषण और वर्ग संघर्ष का परिणाम है। समाज में व्याप्त आर्थिक, जातीय और लैंगिक असमानताएं हिंसा को जन्म देती हैं। यानी कि वो क्या मानते हैं, हिंसा किसको मानते हैं, हिंसा कैसे उत्पन्न होती है। हिंसा जो है समाज में व्याप्त आर्थिक, जातीय, जो लैंगिक असमानताएं होती हैं इसके कारण ही हिंसा का जन्म होता है। इसके बाद आते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑपरेशन सिद्धांत। तो ये सिद्धांत देख लेते हैं। तो डॉलर्ड और उसके साथियों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं या लक्ष्य बाधित होते हैं तो उसमें हताशा उत्पन्न होती है जो आक्रामक व्यवहार को जन्म देती है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही संदर्भों में उपयुक्त है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह हताश होता है। जब हताश होता है तो उसमें आक्रामक व्यवहार को जन्म होता है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। कुछ विद्वान हिंसा को एक सांस्कृतिक और वैचारिक उपकरण मानते हैं जो सत्ता और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होता है। मिशेल फूको जैसे विचारक हिंसा को प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं।
इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे तो आक्रामकता और हिंसा के अनेक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं जो इसे जैविक प्रवृत्ति, सामाजिक संरचना, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, सांस्कृतिक उपकरण के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है ताकि हम हिंसा के कारणों को गहराई से समझ सकें और उससे निपटने के प्रभावी उपाय विकसित कर सकें। इसके बाद चलते हैं, यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न है, समकालीन उदाहरण को देते हुए पहचान के संकेतकों की व्याख्या कीजिए। तो पहचान यानी कि आइडेंटिटी वह सामाजिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को समझता है। यह पहचान अनेक संकेतकों पर आधारित होती है जैसे धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र, वर्ग, राष्ट्रीयता आदि। समकालीन समाज में ये संकेतक न केवल सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिशीलताओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले धर्म आधारित पहचान, यानी धर्म आज भी एक प्रमुख पहचान संकेतक है। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन एक्ट, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों ने धार्मिक पहचान को राजनीतिक विमर्श में केंद्रीय बना दिया है। मुस्लिम समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना और बहुसंख्यकवाद की राजनीति ने धार्मिक पहचान को और भी उभार दिया है, यानी कि धर्म के आधार पर जो है लोगों को पहचाना जाने लगा है। इसके बाद आते हैं जातिगत पहचान। तो जाति भारतीय समाज में गहरा पहचान संकेतक है। हाल के वर्षों में पटेल, मराठा और जाट समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग ने यह दिखाया है कि जातिगत पहचान किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक दावों का आधार बनती है। 2023 में बिहार में हुई जातीय जनगणना भी जातिगत पहचान को मान्यता देने की दिशा में एक कदम थी। इसके बाद आते हैं भाषा और क्षेत्रीय पहचान। तो भाषा और क्षेत्र विशेष पहचान के महत्वपूर्ण संकेतक है। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता, तमिलनाडु में द्रविड़ पहचान, ये सवाल क्षेत्रीय राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण रहे हैं। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद में भी क्षेत्रीय पहचान की भावना दिखती है। इसके बाद है लिंग और अलैंगिक पहचान। लिंग और लैंगिक पहचान यानी कि LGBTQ+ समुदाय की पहचान अब भी सामाजिक विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान ले रही है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 को असंवैधानिक घोषित करना और ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी कि अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, ये सभी कदम जो है लैंगिक पहचान को कानूनी और सामाजिक मान्यता देने के संकेत हैं। इसके बाद यहाँ पर है वर्ग और आर्थिक पहचान। तो यहाँ पर आर्थिक असमानता भी पहचान का आधार बन रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ने से आर्थिक वर्ग के आधार पर सामाजिक विभाजन स्पष्ट हो रहा है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे यानी कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन की पहचान कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं आर्थिक पहचान को संस्थागत रूप से परिभाषित करती हैं। इसके बाद है समकालीन समय में पहचान बहुआयामी हो गई है। ये संकेतक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति यानी कि पहचान जो बताती है सामाजिक स्थिति, अधिकारों और अवसरों को निर्धारित करती है। पहचान अब केवल सांस्कृतिक नहीं है बल्कि राजनीतिक और कानूनी संघर्ष का भी केंद्र बन गई है। इसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। सबसे पहले है मार्सिया की पहचान की स्थिति का सिद्धांत और विकास के पहलू। तो मार्सिया की पहचान की स्थिति का सिद्धांत देखते हैं, मार्सिया थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस। तो जेम्स मार्सिया ने व्यक्तित्व विकास में किशोरों की पहचान के निर्माण को स्पष्ट करने के लिए पहचान की स्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, विशेषकर किशोरावस्था की पहचान बनाम पहचान भ्रम की अवस्था पर। जो जेम्स मारिया थे उन्होंने क्या किया, व्यक्तित्व विकास में किशोरों की पहचान के निर्माण को स्पष्ट करने के लिए पहचान की स्थिति का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, विशेषकर किशोरावस्था की पहचान बनाम पहचान भ्रम की अवस्था पर। तो मार्सिया ने किशोरों की पहचान के विकास के दो प्रमुख प्रक्रियाओं पर आधारित बताया। पहला है संकट, जब व्यक्ति विभिन्न विकल्पों की जांच करता है, जब संकट में होता है तभी वो जो विभिन्न विकल्पों को देखता है। इसके बाद प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, जब व्यक्ति किसी विशेष भूमिका या वैचारिक मार्ग को अपनाता है। इन दो आधारों पर मार्सिया ने पहचान की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली है पहचान प्राप्त यानी कि आइडेंटिटी अचीवमेंट, व्यक्ति ने पहचान से संबंधित विकल्पों की खोज की है और सोच विचार कर किसी वैचारिक, कैरियर या जीवन शैली की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। इसके बाद है पहचान का स्थगन, व्यक्ति अभी विकल्पों की खोज में है लेकिन उसने किसी विशेष दिशा में प्रतिबद्धता नहीं जताई है।
यह खोज की अवस्था होती है। इसके बाद है पहचान भ्रम यानी कि आइडेंटिटी डिफ्यूजन। व्यक्ति ने ना तो विकल्पों की खोज करता है और ना ही किसी प्रतिबद्धता की भावना रखता है। इसमें उद्देश्यहीनता देखी जाती है। इसके बाद है पहचान ग्रहण यानी कि फोर क्लोजर। व्यक्ति बिना किसी स्वतंत्र खोज के पारिवारिक या सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार पहचान को स्वीकार कर लेता है। मार्सिया का यह सिद्धांत यह समझने में सहायक है कि किशोरों का व्यक्तित्व कैसे बनता है, वे अपने जीवन में निर्णय कैसे लेते हैं और सामाजिक पहचान कैसे विकसित करते हैं। यह शिक्षा, परामर्श, बाल विकास के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद हमारा दूसरा विकास के विभिन्न पहलू। तो सबसे पहला शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, और छठा है यहाँ पर पांचवा नैतिक विकास और भाषा विकास। तो ये सारी चीजें जो है विकास की पहलू है। सबसे पहले देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में विकास बहुआयामी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक व भाषा विकास भी सम्मिलित होता है। विकास के पहलू निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें शरीर की वृद्धि होती है, अंगों की बनावट बदलती है, मोटर कौशल यानी जैसे चलना दौड़ना, मस्तिष्क का विकास, हार्मोनल परिवर्तन आदि आते हैं। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें क्या होता है, सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास चरणबद्ध होता है, जैसे संवेदनात्मक, मोटर अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था आदि। इसके बाद है भावनात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। तो यह व्यक्ति की भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता से जुड़ा होता है। आत्मचेतना, सहानुभूति, आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन इसमें शामिल है। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर सामाजिक विकास। तो इसमें व्यक्ति की सामाजिक भूमिकाओं समझने, संबंध बनाने, सहयोग, नेतृत्व और सामूहिक जीवन जीने की क्षमताओं का विकास होता है। इसके बाद है नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। यह सही और गलत है, न्याय और अन्याय की समझ से संबंधित होता है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास 3 स्तरों पर होता है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसके बाद है भाषा विकास। तो यह अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास से संबंधित है। तो इन सभी पहलुओं का विकास एक दूसरे से जुड़ा होता है। संतुलित विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र का समुचित विकास आवश्यक है। शिक्षा, पोषण, सामाजिक परिवेश और पारिवारिक वातावरण इन सभी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो बीपीसीजे कुछ हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका पेपर जो है अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।